नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव की मतगणना जारी है। अब तक के रुझानों में गुपकार गठबंधन 95 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि उसके 25 प्रत्याशी जीत चुके हैं। वहीं बीजेपी 54 सीटों पर आगे चल रही है और उसके 5 प्रत्याशियों को जीत मिली है। कांग्रेस के 19 प्रत्याशी आगे हैं, जिनमें 4 प्रत्याशी जीत चुके हैं। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव के नतीजे से भाजपा गदगद हो गई है। बीजेपी ने पहली बार कश्मीर घाटी में कमल खिलाया है। डीडीसी चुनावों में अब तक उसके 3 प्रत्याशियों को जीत मिल चुकी है। जम्मू रीजन में बीजेपी कई सीटों पर आगे चल रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गरीब तबके के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि गरीबों को अच्छी सुविधाएं देना डॉक्टरों का कर्तव्य है। संवेदनशील डॉक्टर और नर्स ही मरीजों का विश्वास जीत पाते हैं। ये आस्था ही उपचार का आधार है। पीएम मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने यहां एक खास डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर एएमयू के कुलपति और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ की लाइब्रेरी में कुरान है तो गीता रामायण के अनुवाद भी मौजूद हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अच्छी तस्वीर है। यहाँ पर इस्लाम को लेकर जो रिसर्च होती है उससे भारत का इस्लामिक देशों से संबंध अच्छा होता है। पीएम मोदी ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के आयुष्मान योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज संभव हुआ। जो देश का है वो देशवासी का है। इसका लाभ हर देशवासी को मिलना चाहिए। हमारी सरकार इसी भावना के साथ काम कर रही है। केंद्र सरकार कर्ज में डूबी कई कंपनियों को राहत देने की योजना बना रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दिवाला कार्रवाई को और 3 महीने के लिए निलंबित रखने का प्लान बनाया गया है। सरकार के इस कदम से कर्ज लेने वाली कंपनियों को राहत मिलेगी। किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर एक बार फिर से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया है। हालांकि प्रशासन के आश्वासन के बाद किसानों ने दिल्ली गाजियाबाद राजमार्ग खोल दिया। वहीं महामाया फ्लाईओवर पर किसानों को रोकने के लिए फोर्स तैनात की गई है। किसान आंदोलन के चलते गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर पूरी तरह से बंद होने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर दिया है। अब इस रूट को निजामुद्दीन आरक्षक धाम और गाजीपुर चौकी की ओर डाइवर्ट कर दिया गया है, जो आनंद विहार, भोपरा और डीएनडी की ओर जाता है। किसानों के प्रदर्शन के बीच बाकी प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हमें कृषि मंत्री से अभी तक बैठक का कोई निमंत्रण नहीं मिला है। किसानों ने निर्णय लिया है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक वे वापस नहीं जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काफिले पर अंबाला में किसानों ने हमला कर दिया। इस दौरान काफिले में शामिल एम्बुलेंस को छोड़कर किसानों ने हर गाड़ी पर डंडे बरसाए। आक्रोशित किसानों को काबू में करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि 2 दिन पहले कृषि मंत्रालय की तरफ से किसान संगठनों को पत्र भेजा गया था। सरकार खुले मन से किसानों से बात करना चाहती है। अगर किसान बात करना चाहते हैं तो तारीख तय करके बताएं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। आप विधायक राघव चड्ढा ने किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग जायज है। सरकार को अपना घमंड छोड़कर किसानों की सभी मांगें मान लेनी चाहिए। सरकार को तीनों काले कानूनों को तुरंत वापस लेना चाहिए। किसान आंदोलन के समर्थन और बिहार में बढ़ते अपराध के विरोध में पप्पू यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ किसान न्याय मार्च निकाला। पार्टी के कार्यकर्ता राजभवन की ओर बढ़ने पर उतारू थे। पुलिस को उन्हें रोकने के लिए लाठियां चलानी पड़ी और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार मिलने पर गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने पीएम मोदी को बधाई दी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये सम्मान पीएम मोदी के वैश्विक नेता के रूप में उनकी स्वीकार्यता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की रिपोर्ट पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश में बाघों, शेरों के बाद अब तेंदुओं की संख्या बढ़ना बहुत अच्छी खबर है। बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार 2018 में तेंदुओं की संख्या 8000 थी, जो अब 12852 से अधिक हो गई है। विश्व भारती विश्वविद्यालय का 24 दिसंबर को शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस दौरान बंगाल के राज्यपाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि दौरे के दौरान अमित शाह हावड़ा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि अभी तक उनके कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की गलत तस्वीर पेश की है। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में राजनीतिक बवाल में कमी आई है। बीजेपी आत्महत्या को भी राजनीतिक हत्या करार दे देती है। प्रियंका गांधी के गायों का मुद्दा उठाने के बाद यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने सभी डीएम को गौशाला स्थापित करने के लिए प्रस्ताव देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 147 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। इसमें 120 गौशाला खोली जा सकती हैं।
यूपी के चित्रकूट में ब्रिटेन की कंपनी एबी मौरी 400 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट लगाएगी। प्लांट में जर्मनी और स्पेन की मशीनों से 33,000 मिलियन टन खमीर का उत्पादन किया जाएगा। योगी सरकार ने राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जरिए कंपनी को करीब 68 एकड़ जमीन दी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में हर व्यक्ति की सहभागिता के उद्देश्य से संघ परिवार चंडीगढ़ के 2 लाख घरों से सहयोग मांगेगा। इसके तहत 10 रुपए की न्यूनतम रसीद काटी जाएगी। 14 जनवरी मकर संक्रांति के मौके पर यह अभियान शुरू किया जाएगा, जो 27 फरवरी तक चलेगा। बंगाल में बीजेपी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी वाले पीके के बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब जनता खड़ी होती है तो पीके और सीके कब फीके हो जाते हैं। पीके ने पहले बिहार में तेजस्वी की लालटेन बुझा दी, अब टीएमसी का नंबर है। भारत में कोरोना की धीमी होती रफ्तार के बीच एक और अच्छी खबर आ रही है। 28 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंच रही है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजीव गांधी अस्पताल में ट्रकों में लादकर बड़े आकार के डीप फ्रीजर पहुंचाए गए हैं। लंदन से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे 5 यात्री और क्रू सदस्य कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इनके नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है। सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को आइसोलेशन में रखा गया है। बता दें कि ब्रिटेन में वायरस के नए रूप के चलते दुनिया भर में खलबली मच गई है। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किया है। निर्देश में राज्य सरकारों से यूके से आने वाले यात्रियों का टेस्ट सुनिश्चित करने को कहा गया है। जो यात्री पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन फैसिलिटी में रखने के निर्देश दिए गए। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बड़ा दावा किया है। WHO ने कहा है कि नया स्ट्रेन अभी नियंत्रण से बाहर नहीं गया है। मौजूदा उपायों के साथ इस पर काबू पाया जा सकता है। महामारी के दौरान हमने कई जगहों पर इससे भी ज्यादा संक्रमण देखे हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की कैबिनेट की आज बैठक हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट द्वारा पेट्रोल डीजल पर उपकर के ऊपर उपकर हटाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार मिलावट पर कसावट के लिए दृढ़ संकल्प है। बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह को कोरोना हो गया है। रकुल प्रीत ने सोशल मीडिया पर बताया कि मेरी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। मैं ठीक हूँ। मैं अपील करती हूँ कि मेरे संपर्क में आए सभी लोग अपना टेस्ट करवा लें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लखनऊ पहुंच गए। उन्होंने योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को यूपी और दिल्ली की शिक्षा मॉडल पर बहस के लिए चुनौती दी है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सिसोदिया ने कहा कि वे शिक्षा मॉडल पर बहस करने के लिए आए हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1634 गांवों में अगले 1 साल के अंदर पीने वाला साफ पानी मुहैया करवाने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि साफ पीने वाला पानी हासिल करना प्रत्येक व्यक्ति का मूल अधिकार है। पीने का पानी सप्लाई करना सरकार की जिम्मेदारी है। अखिल भारतीय बार परीक्षा अगले 21 मार्च को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी 26 दिसंबर से 21 फरवरी तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। वहीं परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 23 फरवरी होगी। फॉर्म पूरा भरने की आखिरी तारीख 26 फरवरी होगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर के उद्योगों को निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार सभी उद्योगों को पीएनजी गैस का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश का पालन न करने वाले उद्योगों पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। केंद्र सरकार को अप्रैल से अब तक चीन से 120 से 130 FDI प्रस्ताव मिले हैं। ये प्रस्ताव लगभग 12,000 करोड़ रुपए के हैं। बता दें कि भारत सरकार ने अप्रैल से नए निवेश कानून लागू किए हैं, जिसके तहत पड़ोसी देशों को निवेश करने के लिए केंद्र से मंजूरी लेनी होगी। ओप्पो ने भारत में पहली 5G इनोवेशन प्रयोगशाला स्थापित की है। ये चीन के बाहर कंपनी की पहली प्रयोगशाला है। कंपनी ने कहा कि हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र में कैमरा, पावर और बैटरी के क्षेत्र में नई तकनीक विकसित करने में ये प्रयोगशालाएं सहायक होंगी। शिवसेना ने पीएम मोदी के रकाबगंज गुरुद्वारे जाने पर तंज कसा है। पार्टी ने पूछा है कि क्या पीएम मोदी के इस कदम से किसानों की समस्याओं का हल होगा? क्या प्रधानमंत्री गुरु तेग बहादुर के प्रेरणा लेंगे? अगर कोई विचार नहीं बदलता है तो भगवान की सेवा किसी काम की नहीं। अमेरिकी कांग्रेस ने 900 अरब के कोविड राहत विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे कारोबारियों और आम लोगों को नकदी संबंधी जरूरत पूरी हो सकेगी। इस धनराशि से सभी नागरिकों तक वैक्सीन पहुंचाने में मदद मिलेगी। विधेयक को अब राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी के लिए भेजा गया है। मंगलवार को एनसीआर में गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर रहा। गाजियाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 440 दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली में 377 और नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 424 दर्ज किया गया। बता दें कि 0 से 50 के बीच सूचकांक अच्छी श्रेणी में माना जाता है। एनजीटी ने पीने योग्य पानी के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि जल बर्बादी को रोका जाना चाहिए। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड को पानी भरने वाले बिंदुओं की निगरानी करने के निर्देश जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान सेना की ओर से मोर्टार दागे गए। पाक सैनिकों ने अग्रिम चौकियों पर भी गोलाबारी की। इस हमले में भारतीय पक्ष को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं भारतीय सेना ने इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। रतन टाटा को प्रतिष्ठित बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार एकता, शांति और स्थिरता के लिए दिया गया है। द्विपक्षीय उद्योग संगठन के अध्यक्ष
गुल कृपलानी ने कहा है कि इजराइल के प्रति रतन टाटा का समर्थन अटूट रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायक तजीन फातिमा को जमानत मिलने पर सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये न्याय पर विश्वास करने वालों की जीत है। फातिमा की जमानत ने यह साबित कर दिया है कि नफरत की सियासत करने वाले सच के आगे हारते हैं। दिल्ली में अगले 4 दिन तक शीतलहर चल सकती है। मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। साथ ही मध्यम से लेकर घना कोहरा छाने की संभावना है। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय ने जैन और हिंदू धर्म पर एक पीठ की स्थापना की है। इससे अमेरिका वासियों को जैन और हिंदू धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके लिए हिंदू धर्म के एक विशेषज्ञ प्रोफेसर को 2021 में अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। गोवा सरकार नए बौद्धों को आरक्षण देने पर एक कानून पर विचार कर रही है। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि सरकार इसके लिए अध्ययन करेगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने गोवा में इस तरह के कानून की मांग की थी। इसके बाद सावंत की ये टिप्पणी आई है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगले महीने से अपने ट्रैक्टरों की कीमत में वृद्धि करेगी। कंपनी ने कहा है कि बढ़ती लागत के असर को कम करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। कंपनी ने कहा है कि कई तरह की विनिर्माण लागत और सामानों की कीमत में वृद्धि के चलते ऐसा करना जरूरी हो गया है। नए कोरोना के खौफ से शेयर बाजार बाहर आ गया है। विश्लेषकों ने इसका कारण सरकार द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई को बताया। आज सेंसेक्स 452 अंक की बढ़त के साथ 46,006 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 137 अंक उछलकर 13,466 अंक पर बंद हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में बल्लेबाजों द्वारा निराशाजनक प्रदर्शन के बाद दूसरे टेस्ट में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि टीम प्रबंधन अंतिम एकादश में दूसरे खिलाड़ियों को आजमा सकती है और ऑलराउंडर जडेजा को भी मौका दिया जा सकता है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 7 जनवरी को खेला जाना है। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण यहां मैच न होने का खतरा मंडराने लगा है। अब तीसरे मैच को सिडनी से शिफ्ट कर मेलबर्न में कराने की बात की जा रही है। मुंबई के एक क्लब में कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए पार्टी कर रहे करीब 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें क्रिकेटर सुरेश रैना, गायक गुरु रंधावा समेत अन्य लोग शामिल थे। हालांकि सुरेश रैना और गुरु रंधावा को बेल मिल गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।